नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इससे पहले हमने बात की थी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा चैप्टर था और हमने थोड़ा इसको पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा जो यहाँ से आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा यहाँ से। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और इससे पहले वाले जो 2 वीडियो है वो देख लीजिए। देखो, हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि किस प्रकार से जो फ्रेंच सबसे पहले जो आपके आप जो जो शुरुआत हुई थी, जो नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप में कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। जो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो यूरोप में फ्रांस से हुई। फ्रांस से हुई, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत जो होती है यूरोप में वो फ्रांस से होती है और वो भी किससे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होती है। और जो नेपोलियन है, नेपोलियन अब जो ये नेशनलिज्म की जो भावना यहाँ पे डेवलप होगी और यहाँ पर नेशन स्टेट बने। तो अब जो नेपोलियन है, जब हमने देखा था कि जो आपके फ्रांस है, फ्रांस यहाँ पर क्या हुआ था, किस प्रकार से यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस प्रकार एक बार वो चलता है, मैं बता देता हूँ आपको। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी और यहाँ से 91-92 तक का जो टाइम है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर रही। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मतलब है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी था और जो राजा था वो भी चल रहा था। लेकिन 92 में क्या होता था, हमने देखा है कि राजा को गिलोटिन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और यहाँ पर आपके आ जाता है जो शासन आता है वो आ जाता है आपके इसके बाद जो आपके 1792 से आपके 95 तक जो जो 95 तक आपके जो जो शासन आता है वो नेशनल कन्वेंशन का शासन आता है। नेशनल कन्वेंशनल, राष्ट्रीय सभा जिसे अपन कहते हैं, नेशनल कन्वेंशन का आपके यहाँ पर रूल आ जाता है, ठीक है। और इसमें हम 92 से आपके 95 तक यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जो जेकोबियन क्लब है इस टाइम पे रेन ऑफ टेरर यहाँ पर आता है। रेन ऑफ टेरर का काल ये कहलाता है। 93-94 वाला जो टाइम है वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है फ्रांस की हिस्ट्री में। और बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम मचाया जाता है। तो बाद में ये जेकोबियन क्लब वगैरह भी ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आता है आपके डायरेक्टरी का रूल आता है। और ये रूल रहता है आपके 1795 से 1799 तक, ठीक है। और इसके बाद जो आता है, इसके बाद आपके आ जाते हैं नेपोलियन। 1799 में आपके आ जाता है नेपोलियन आ जाता है यहाँ पे। और ये एक डिक्टेटर बन जाता है। और ये बाद में जो आइडिया है, जो नेशन का आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैलाना चाहता है। और जो ये किसके साथ अपने आइडिया को ले जाना चाहता है, जो फ्रेंच आर्मी है उसके साथ अपने जो आइडिया है उसको पूरे यूरोप में फैलाना चाहता है। देखिए, अब आगे देखते हैं अपन। एक बार मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो स्थितियां बनी कि 1789 से 91-92 तक जो चला वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था वहाँ पे और जो मोनार्की राजा है वो भी था, ठीक है। और फिर इसके बाद नेशनल कन्वेंशन का जो शासन आता है, इसमें हम देखते हैं जेकोबियन क्लब वगैरह बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जेकोबियन क्लब के टाइम पे ही रेन ऑफ टेरर 1793-94 का जो टाइम पीरियड था वो फ्रांस के इतिहास में रेन ऑफ टेरर या आतंक का शासन, हिंदी में अगर अपन बात करें तो आतंक का शासन के नाम से जाना जाता है। आतंक का शासन इस नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इतना इस टाइम पे इतनी गिलोटिन वगैरह की गई थी, इतने आदमी मारे गए थे, इस कारण इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। और फिर डायरेक्टरी, 5 व्यक्तियों की एक डायरेक्टरी के द्वारा शासन किया जाता है। 4 या 5 व्यक्ति की एक डायरेक्टरी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, उसके द्वारा शासन किया जाता था। क्योंकि इन्होंने देखा कि एक आदमी के पास पावर आने के बाद वो तानाशाह बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। इसलिए इन्होंने इस एक डायरेक्टरी का रूल चलाया। और ये डायरेक्टरी का रूल है ना, सबसे फ्रांस की हिस्ट्री में सबसे भ्रष्ट शासन कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टता है, वो भ्रष्ट जो
शासन रहा है ना, वो डायरेक्टरी का रोल रहा है। इसके बाद आपके नेपोलियन आ जाता है, और जैसे ही नेपोलियन आता है ना तो पूरी स्थिति चेंज हो जाती है। अब देखो ये यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ का, ये देखो ये फ्रांस है और ये स्विट्ज़रलैंड है आपके, ये छोटे स्मॉल स्टेट्स हैं जो सिसलीज वगैरह है, किंगडम ऑफ टू सिसलीज है, क्रोशिया, सार्डिनिया है ये, है ना, ये बावेरिया है। ठीक है, ये बहुत सारे एरियाज अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो जिनके नाम अभी आने वाले हैं। तो एक बार आप ये ध्यान रख लिए, ये पूरा ये एरिया, ये वाले एरिया ये याद रखना आप, अभी अभी नाम आने वाला है इनके बहुत सारे। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हीज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। देखो क्या होता है, जैसे ही जो बाकी की यूरोपियन जो टेरिटरी है, जो यूरोपियन जो देश थे उनकी टेरिटरी नेपोलियन के पास आती है, तो वो क्या करता है, जो जो रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में किए थे ना, वो रिफॉर्म इन जगह पे भी करता है। अब देखो वो क्या थे, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। देखो जैसे ही हमने देखा कि पहले यूरोप में डेमोक्रेसी आ गई थी, क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन जैसे ही नेपोलियन आया उसने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे आप क्या आ जाता है, वापस से मोनार्की या अपन डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, वापस मोनार्की आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, मोनार्की आ जाती है, और जो आपके डेमोक्रेसी आई थी उसको ख़त्म कर दिया था नेपोलियन ने। और इसके साथ साथ ही हालांकि इसने बहुत सारे चेंजेज भी किए, एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज भी किए, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, या सिविल कोड के नाम से जानते हैं, कि सिविल कोड के नाम से जानते हैं, सिविल कोड के नाम से या नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन का जो कोड था, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, क्योंकि ये 1804 में इसने इंट्रोड्यूस किया था, इस कारण इसे नेपोलियन कोड ऑफ 1804 कहते हैं। ठीक है, यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी हम जानते हैं। नेपोलियन कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। अब देखो क्या था, पहला जो आपका ये है ना, ये है डिड अवे ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। देखिए ये वाला जो है ये फर्स्ट मान लेते हैं, मतलब इसने क्या किया, जो प्रिविलेज मिले हुए थे पहले, जो प्रिविलेज मिले हुए थे बर्थ के बेस पे, क्या जो प्रिविलेज मिले हुए थे ना आपके किसके बेस पे, बर्थ के बेस पे, वो सब इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो आपको जैसे बहुत सारे यूरोप की जो सोसाइटी थी या फ्रांस की जो सोसाइटी थी या यूरोपियन जो सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे। जैसे अपन बात करते हैं फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस का जो सोसाइटी उस टाइम पे 3 स्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को बाय बर्थ बहुत सारे क्या मिले हुए थे, प्रिविलेज मिले हुए थे। ठीक है, प्रिविलेज मिले हुए थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो सारा ही जैसे टैक्स वगैरह देना, और इसको कोई प्रिविलेज इसको नहीं था, और टैक्स पूरा ये देता था। तो ये जो दोनों को जो प्रिविलेज मिले हुए थे ना, ये क्या कर दिया, नेपोलियन ने हटा दिया कि जन्म के बेस पर कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, है ना, क्या नहीं मिलेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा। कि जैसे अगर आप कोई राजा के घर में पैदा होते हैं ना, तो आप क्या बन जाते हैं, ऑटोमेटिक राजा बन जाते हैं, और आपको टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये पहले चलता था। तो नेपोलियन ने बोला कि भाई जो प्रिविलेज है ना, वो हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो प्रिविलेज है वो क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे उनको प्रिविलेज मिला करते थे पहले, है ना, वो सब ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने। इसके बाद वो क्या बोलता है, नेपोलियन क्या बोलता है इसके बाद, कि जो एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब क्या किया इसने, कानून के सामने सबको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। कि जो लॉ है ना, लॉ के समक्ष सब क्या है, लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल है। लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है, चाहे कितना ही पैसा वाला हो, वो लॉ के समक्ष क्या है, इक्वल है। मतलब लॉ के सामने प्रत्येक व्यक्ति इक्वल है, लॉ से कोई बड़ा नहीं है।
तो लॉ के सामने सब क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब देखो अगला जो जो इसने किया है ना, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, अब जो इसने क्या किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया। राइट टू जो प्रॉपर्टी है, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, वो सिक्योर कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकता है। ये किसने किया, नेपोलियन ने कर दिया। तो 3 याद रखना आप, क्या किया इसने, एक तो जो प्रिविलेज थे उसको बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेज थे उसको ख़त्म कर दिया। लॉ के सामने जो कानून है उसकी नज़र में सबको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सिक्योर कर दिया। दिस कोड वो जो ये कोड था ना, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड बाई एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो ये थे ना, ये कोड ये कहाँ लागू कर दिए इसने, फ्रेंच कंट्रोल का जो एरिया था ना वहाँ पर ये क्या कर दिए, लागू कर दिए। जैसे कि इन जो डच रिपब्लिक था, जो स्विट्ज़रलैंड था, जो इटली और जर्मनी था, है ना, ये यहाँ पर इन एरियाज़ में इसने क्या कर दिए, ये लागू कर दिए। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। देखो इसके अलावा इसने जो और भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे जो फ्यूडल सिस्टम था उसको क्या कर दिया, फ्यूडल सिस्टम abolished the feudal system and the freed peasants from serfdom and manorial dues। अब क्या किया, देखो इसको, फ्यूडल का मतलब होता है आपके सामंत। अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो सामंत, फ्यूडल सामंत क्या होते हैं, देखिए समझिए। ये क्या है आपके, ये आपके हैं राजा, क्या है, किंग है। और ये आपके हैं कॉमन पीपुल, क्या है, कॉमन पीपुल। ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में एक होता था फ्यूडल, या जिसे अपन कहते हैं सामंत। ये 3 सामंत मान लीजिए, ये राजा है, ये 3 सामंत है। ये प्रजा इसके अंडर आती है, ये इसके अंडर आती है, और ये वाला इसके अंडर आ जा। मतलब किंग का डायरेक्ट संपर्क किससे नहीं है, कॉमन पीपुल से नहीं है। वो किससे संपर्क करता है, फ्यूडल से संपर्क करता है। और जो फ्यूडल है उसका संपर्क होता है कॉमन पीपुल से। अब ये फ्यूडल क्या करता है कि जो कॉमन पीपुल है इनसे टैक्स वगैरह लेता है, और किसको देता है, राजा को देता है। ये इस प्रकार से बहुत सारी 10-15 गांव में जैसे एक सामंत हो गया, या एक 3-4 बड़े गांव हैं तो उनमें एक सामंत हो गया, इस प्रकार से। ठीक है। अब ये टैक्स कलेक्ट करता था, और ये सेना भी रखता था अपने पास। सामंत जो होते थे वो अपने पास सेना भी रखते थे। जब राजा को युद्ध में ज़रूरत होती थी तो ये सामंत उसकी सहायता करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि राजा से पावरफुल सामंत हो जाया करते थे। तो जो नेपोलियन जैसे ही आया उसने क्या कर दिया, जो फ्यूडल सिस्टम है उसको तो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको जो मेनोरियल ड्यूज थी, वो जो मतलब पहले जो उन्होंने ले रखा था ना, कि जैसे अपन बात करें जो उधार वगैरह ले रखा था, और जो सर्फडम होता है, जो सर्फडम था उससे क्या कर दिया, किसानों को फ्री कर दिया, है ना। इन टाउन टू गिल्ड रेस्ट्रिकेशंस वर रिमूव। देखो इसको समझना, गिल्ड सिस्टम क्या होता है, गिल्ड रेस्ट्रिकेशंस। और जो टाउन, शहरों में तो ये कर दिया इसने, और जो टाउन है ना उसमें गिल्ड सिस्टम को हटा दिया। पहले क्या होता था कि जैसे आपको कोई अनाज वगैरह बेचने जाना है, अनाज वगैरह, तो बहुत सारे इसके यूनियन बने होते थे, संघ बने होते थे, और आपको उनमें ये क्या बेचने पड़ते थे, गेहूँ बेचने पड़ते थे। और फिर ये जो गिल्ड वाले हैं ना, ये जिसको आवश्यकता पड़ती थी उसको देते थे। मतलब आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते थे, जिसको आवश्यकता होती थी। तो ये सब क्या कर दिए, नेपोलियन ने समाप्त कर दिए। गिल्ड सिस्टम क्या कर दिया, हटा दिया बिल्कुल भी। और जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ना, जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको क्या किया, किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया इसने। ठीक है। अब तो देखो, अब इससे कौन कौन खुश हुआ, जो पीजेंट्स थे वो खुश हो गए कि हमारे लिए मेनोरियल ड्यूज और जो पीजेंट वगैरह फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। आर्टिशियंस खुश हुए क्योंकि इनके जो गिल्ड सिस्टम वगैरह थे वो हटा दिया। वर्कर्स खुश हो गए, जो न्यू बिजनेसमैन थे वो खुश हो गए, है ना। मतलब अब ये सारे क्या होने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं, किससे, नेपोलियन से। और अब क्या करते हैं, ये इन्जॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब ये जो सारे थे ना, जैसे किसान थे, जो आर्टिशियंस थे, जो वर्कर्स थे, जो नए बिजनेसमैन थे, ये क्या करते हैं, ये इन्जॉय करते हैं, जो नई टाइप की जो फ्रीडम है ना, इसको क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। ठीक है। इन्जॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स
in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. अब क्या हुआ देखिए, जो बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करते थे वस्तु वगैरह का, वो जैसे यूनिफॉर्म लो लाए और जो वेट वगैरह एक कर दिया। पहले क्या होता था कि एक एरिया से दूसरी एरिया जाने पर ही, मतलब 10-15 किलोमीटर जाने पर ही जो जो वेट जो मेजरमेंट था, जैसे कपड़े का अगर अपन बात की तो यहाँ 1 मीटर में इतना होता है तो 12 होता है, तो वहाँ 1 मीटर में 15 हो जाएगा। ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी जगह जाने पर ही क्या होने लग जाता था, चेंज होने लग जाता था। तो ये सब और जो करेंसीज थी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती थी, हर स्टेट में अपनी अलग करेंसी आ जाती थी। तो इन करेंसीज की संख्या घटा कर भी इसने क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो जो गुड्स का और जो कैपिटल का जो एक्सचेंज हुआ ना, वो उससे व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन आगे क्या हुआ, अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब आगे क्या होगा कि जो नेपोलियन था ना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी था भाई। अब इसने क्या किया नेपोलियन, अब आगे क्या करेगा देखिए, समझिए। हाउएवर इन द एरिया कंकर्ड, द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूलर्स वर मिक्स्ड इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज होलैंड, और जो स्विट्जरलैंड था ना, होलैंड और स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटी जैसे ब्रुसेल्स है, मेंज है, मिलान है, वारसा है, फ्रेंच, ये जो सिटीज़ थी ना, इनमें इनमें जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एक एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा इन एरियाज में। तो इनको किसको, फ्रेंच आर्मी को, फ्रेंच आर्मी को क्या क्या कहा इन्होंने, स्वतंत्रता का अग्रदूत, स्वतंत्रता जो होती है उसका अग्रदूत कहा। कहाँ पर, ये जैसे मेज हो गया, मिलान हो गया, वारसा हो गया, इनमें वेलकम किया इनको, इनका फ्रेंच आर्मी का, और इनको कहा कि ये तो स्वतंत्रता की अग्रदूत है। अब आगे देखिए, बट इनिशियली इंथुजियाज्म सून टर्न इन हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। देखो ये सब ठीक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जो ये उत्साह था ना, धीरे धीरे ये किस में चेंज होने लग जाता है, हॉस्टिलिटी में चेंज होने लग जाता है, हॉस्टिलिटी में। क्योंकि जो नेपोलियन था ना, उसने क्या नहीं दिया इनको, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, बिल्कुल भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी। अब क्या होगा, जैसे अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो नेपोलियन है ना, वो पूरे यूरोप को क्या करना चाहता है, कॉन्कर करना चाहता है, जीतना चाहता है। अब जैसे ही पूरे यूरोप को जीतना चाहेगा तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेना की, आर्मी की आवश्यकता होगी उसको। अब जब आर्मी बढ़ाएगा वो, तो अब आर्मी के लिए, उसके लिए खर्चे भी चाहिए। आर्मी इतनी बड़ी लार्ज आर्मी रखने के लिए उसको क्या, आर्मी का खर्चा भी चाहिए, उसकी सैलरी भी देनी है, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है। तो अब उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो अब वो क्या करेगा, टैक्स को इंक्रीज करेगा। टैक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब टैक्स इंक्रीज करते ही डायरेक्ट किसके ऊपर भार पड़ेगा, कॉमन पीपुल्स के ऊपर भार पड़ेगा। देखिए आप समझिए, जो अब ये क्या करता है, टैक्स इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप। अब देखो सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप होती है कि जैसे कोई भी आपको बुक, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी बुक पब्लिश करनी या कोई भी पेपर निकालना है तो वो रिव्यू किया जाएगा कि ये क्या निकाल रहे हैं, कि कई नेपोलियन के या सरकार के विरुद्ध तो ये कोई निकाल नहीं रहे। मतलब आज की दुनिया में अपन अगर बात करें ना, जैसे आज के टाइम पे अपन बात करें ना, जैसे कोई मूवी रिलीज करनी है अपने को, तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, सेंसर बोर्ड में जाती है कि कोई ऐसा शोट तो नहीं है जो पब्लिक को दिखाने के लायक नहीं हो। तो उस टाइम पे भी सेंसरशिप चलती थी, है ना, और वहाँ पर रिव्यू किया गया। इसने एक बोर्ड भी बनाया था। और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब जो फ्रेंच आर्मी है उसमें अनिवार्य आपको क्या देनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। फ्रेंच आर्मी में आपको अनिवार्य क्या देनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। क्योंकि जो नेपोलियन था वो क्या करना चाहता, कॉन्कर करना चाहता था पूरे यूरोप को। ऑल सीम्ड आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। अब देखो
जो चेंज किए ना, इन सब के कारण वो क्या हो गए, धूल में मिल गए सारे के सारे। जो नेपोलियन ने इतने सारे चेंजेस किए थे वो क्या होने लग जाते हैं, धूल में मिलने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये अब देखो, ये आप ये देख सकते हो, ये नेपोलियन है और किस प्रकार से जैसे ये चल रहा है राइन की तरफ, वैसे वैसे ये देखो पोस्ट इसकी खाली होती है। ये जो पोस्ट है ना, ये एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो, द कुरियर ऑफ राइनलैंड लोजेज ऑल दैट ही हैज़ ऑन हीज वे होम फ्रॉम लिपजिंग। तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये था आज का अपना लेक्चर। कल आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज के लिए यहीं पे, थैंक यू।